हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने सृजन कार्यक्रम में वादा किया था कि हम दैनिक उत्तर लेखन का जो अभ्यास है उसके साथ साथ साप्ताहिक परीक्षण भी इसके माध्यम से कराएंगे और वीकली आपको 5 क्वेश्चन देंगे। तो उसी वादे के अनुसार आज हमारा जो पहला टेस्ट हुआ है साप्ताहिक परीक्षण, और सुबह 9 बजे आपको क्वेश्चन दिए गए थे और 5 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे अलग अलग तरीके से। ठीक है, GS 1, 2, 3, 4 के सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपने डेली प्रैक्टिस की होगी। और ये जो हमारा पहला टेस्ट है इसको हमने ओपन फॉर ऑल रखा था। जो ये हमारा देखिए, ये जो सृजन कार्यक्रम है इसके भाग के रूप में, और इसके बारे में आप जो डिटेल जानकारी है वो चाहें तो इस नंबर पे जो 9711143850 है, इस पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें वादा किया था कि हम एक साप्ताहिक टेस्ट इसमें रखेंगे और इसके आपको प्रश्न दिए जाएंगे। साथ में उन प्रश्नों का यूट्यूब पे डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन की तरह होगा। हालांकि डिटेल में इतना डिटेल ही होगा कि आपको बस क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, और जो छोटी छोटी एरर होती है, जो स्ट्रक्चरिंग एरर होती है, वो प्रश्नों में ना हो, आपको प्रश्न डिटेल में समझ में आए। साथ ही कुछ पॉइंट्स मैं बताते चलूंगा, इसका एग्जैक्टली मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा। और जो ये पहला रखा गया जो टेस्ट, जो पहला साप्ताहिक परीक्षण है, ओपन फॉर ऑल है, तो उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया होगा। जो हमारा यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी होती है। तो इसमें ये जो लिंक है, इसमें आप ये जो टेस्ट पेपर है इसको भी आपको मिल जाएगा, और जो भी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो हम बिना देर किए सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपने उम्मीद है कि टेस्ट देने से पहले जो निर्देश हैं वो अवश्य पढ़े होंगे। आपको यहाँ पे शब्द सीमाएं दी हुई हैं, उसके सामने समय भी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग डेली टेस्ट कराने वाले हैं, वीकली टेस्ट कराने वाले हैं। तो वीकली टेस्ट में कुछ हर बार पैटर्न अलग अलग होगा। जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पैटर्न रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से पैटर्न होगा। तो इसीलिए इकट्ठे एक ही बार में आपको यहाँ पर समय सीमा दे दी गई है। ठीक है, और ये जो टाइम था जो 7 बजे डिसाइड हुआ था, उसके हिसाब से ही आपको ये डिस्कशन मिल रहा है। तो इसे अवश्य देखें और अपने जो विचार हैं, जो आपने आंसर लिखा, आपने सही लिखा कि गलत लिखा, उसको अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो देखिए, मैं इसमें कुछ लिख के नहीं ले आऊँ, सिंपल से आपको यहीं पर डिस्कशन करूँगा, सामने डिस्कशन करूँगा। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, और ये देखिए यूपीएससी का ये फेवरेट है पार्ट, और आजकल यूपीपीसीएस में भी ये पार्ट बहुत ही, आप कह सकते हैं बहुत ही फेवरेट उनका भी बनते जा रहा है, कि वैश्वीकरण का प्रभाव पूछता है। हमेशा किस पे पूछता है? अलग अलग जनसमूह पूछता है। कभी वृद्ध जनसमूह पे पूछेगा, कभी महिलाओं पे पूछेगा, हो सकता है अगली बार बच्चों पे पूछे। ठीक है, तो अलग अलग बार अलग अलग समूहों पर ये प्रभाव पूछता है। ट्रांसजेंडर पे हो सकता है पूछे। ठीक है, तो अलग अलग जनसमूह पे, जनजातियों पे पूछ सकता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे अगर आपने यूपीपीसीएस 2019 का पेपर उठाया होगा, ठीक है, दिया होगा, 2018 का दिया होगा, तो उसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। महिलाओं पर प्रभाव पूछा गया है वैश्वीकरण का, और समाज पर प्रभाव पूछा गया है, सीधे एज अ होल सोसाइटी पूछा गया है। तो वो भी प्रश्न, ये भी प्रश्न इससे मिलता जुलता है। तो 2 चीजें इस प्रश्न में आपको जो ध्यान देनी है वो महत्वपूर्ण है। क्या ध्यान देना है? वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में अगर देखिए तो क्रिटिकली एग्जामिन, आपको परीक्षण करना है। और बात कर रहा है क्रिटिकली यानी समालोचनात्मक, मतलब अगर मैं केवल इस प्रश्न को समझाऊं तो आपको बताना है कि वैश्वीकरण, ठीक है, ये जो वैश्वीकरण है इसका इफेक्ट जो वृद्ध जन है इन पर क्या सकारात्मक पड़ रहा है और क्या नकारात्मक पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। अब ये देखिए, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? इस प्रश्न में अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, अलग अलग तरीका है। अगर आपके पास कोई आंकड़ा है स्पेशल, जैसे आप एक ये तरीका इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। पहला तरीका, आंकड़ा कुछ बता सकते हैं कि भारत में इतनी वृद्ध जन लोग रहते हैं, इतने वृद्ध जन हैं भारत में, ये आप बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये वाला आंकड़ा उतना वैलिड नहीं है। इसके बजाय आप कोशिश करिए, ऐसे बताइए कैसे आंकड़ा, आप कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि वैश्वीकरण एक क्या है? मिश्रण की प्रक्रिया है। किस चीज के मिश्रण की प्रक्रिया है? आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं सीधे, राजनैतिक मिश्रण, समांगीकरण, इसकी प्रक्रिया है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक मिश्रण की प्रक्रिया है जिसका प्रभाव भारत के हर वर्ग पर देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, जिसका प्रभाव भारत के हर वर्ग पर, ठीक है, ये लिख दीजिए, देखा जा सकता है। उसी वर्ग में आप ऐसे लिख सकते हैं,
उसी में वृद्ध भी इससे अछूते नहीं रहे। जो वृद्ध जन है भारत में वो भी इससे अछूते नहीं रहे, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं वृद्ध जनों पर भी, ऐसे लिख सकते हैं वृद्ध जनों पर भी इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीधे बात आप ऐसे बता सकते हैं इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो आप ये बता देंगे, तो इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि आप लिखने क्या जाने वाले हैं। अब सकारात्मक प्रभाव में क्या लिखेंगे ये थोड़ा सोचते हैं कि भाई क्या है सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो अभी तक हो चुका है आप इसको देखते रहिएगा और डिस्कशन सुनते रहिएगा। तो देखिए पॉजिटिव में क्या होगा और निगेटिव में क्या होगा। आप चाहें तो ये बना लें, ऐसे अगल बगल बना लें। मैं सजेशन दूंगा कि अगल बगल मत बनाएं, एक बार सकारात्मक अलग से लिखें, नकारात्मक अलग से लिखें। मतलब जैसे ये अगर पेज है यूपीएससी का, जो आपके सामने पेज है वो यूपीएससी का ही पेज है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पेज है, तो आपको क्या लिखना है, आपका स्ट्रक्चरिंग कैसे रहेगी, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन पहले रहेगा, इंट्रोडक्शन के बाद पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, उसके बाद निगेटिव, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए। अब सकारात्मक प्रभाव में क्या पड़ा है, तो भाई देखिए वैश्वीकरण, यानी आप ऐसे कैसे सोचेंगे, सोचने का तरीका क्या होगा। तो वैश्वीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं जो परिचायक है वो क्या है, शहरीकरण है। यही वैश्वीकरण को दिखाता है। शहरीकरण हुआ है, अब शहरीकरण हुआ है तो क्या हुआ, ये भी समझ सकते हैं आप, आईटी सेक्टर का विकास हुआ है। और आईटी सेक्टर का विकास हुआ यानी जो वृद्धजन जो पहले दूर दूर रह जाते थे, जैसे पहले मान लीजिए कोई घर वाले प्रोफेशन करके गए, दूर दूर रह गए, तो अब क्या होता है, आईटी सेक्टर, मोबाइल, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इससे क्या रहते हैं, अपने परिवार से कांटेक्ट में रह पाते हैं। पहली बात तो ये लीजिए, परिवार से, ठीक है, कांटेक्ट में रह पाते हैं, यानी संपर्क में रह पाते हैं। ये आपने पहला पॉइंट बताया। दूसरी पॉइंट क्या, वैश्वीकरण ने तकनीकों का विकास किया है, विभिन्न तकनीकों का, जैसे हियरिंग एड्स। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ है, शुरू में हमने बताया आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सब लिख दीजिए, जितने पॉइंट्स लिख सकते हैं। वैज्ञानिक मिश्रण का एक प्रतीक है वैश्वीकरण। तो हियरिंग टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हैं चलने, बोलने, सुनने के उपकरण, ये सारे वैश्वीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत में लाने पे, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया भारत में, तो भारत में लाने पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप बता सकते हैं इससे क्या हुआ है, वृद्धावस्था आसान हो गई है। ठीक है, वृद्धावस्था आसान हो गई है। ये बता सकते हैं आप, बेहतर हॉस्पिटल फैसिलिटी हुई है। ठीक है, बेहतर हॉस्पिटैलिटी हुई है, आप ये बता सकते हैं। इससे क्या हुआ है, ठीक है, इससे आप क्या बता सकते हैं, इससे क्या हुआ है, आप बता सकते हैं कि जो समस्याएं थी, स्वास्थ्य समस्याएं थी, वो कम हुई हैं। ठीक है, वो अब कम सामना करना पड़ रहा है, या बता सकते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण का पॉजिटिव प्रभाव क्या बता सकते हैं, तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव प्रभाव है, देखिए क्या हुआ है, होता क्या कि वैश्वीकरण ने शहरीकरण को जन्म दिया। ठीक है, अब भारत में जो शहरीकरण है वो मुख्यतः मध्यम वर्ग है। ठीक है, अब मध्यम वर्ग में क्या होता है, जनरली जो पति पत्नी है, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, यानी घर पे अब कोई नहीं रह जाता जो बच्चों की देखभाल करे। ठीक है, बच्चे अकेले छूट जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है वैश्वीकरण की। अगर बच्चों पर प्रभाव, तो ये भी आप बता सकते हैं कि बच्चे अकेलापन, है ना। अच्छा, ये भी देखिए, मध्यम वर्ग है, वृद्ध गांव पे छूट गए, इनको भी अकेलापन, भाई घर ही रह गए, ये शहर में आए नहीं, अकेलापन, दोनों लोग अकेलापन है। इन दोनों की समस्या का समाधान क्या हो जा रहा है भाई, इनके लिए आप देखिए ऐसे क्या होता है, ये शहरों की वाकई सोच है, ये मेरी सोच नहीं, ये शहरों में ऐसा चल रहा है। बच्चे अकेले हैं, इनके लिए आप क्या करते हैं, दाई रखते हैं, जिससे जो मध्यम वर्ग है वो दाई, ठीक है, नैनीज, ये सब रखते हैं, इनके केयर टेकर रखते हैं, है ना। केयर टेकर का काम अब कौन कर रहे हैं, जो वृद्ध जन घर के हैं, जैसे दादा दादी, ये लोग क्या कर रहे हैं, केयर टेकर का भी काम कर रहे हैं। इसी बहाने अपने परिवार के पास भी रह रहे हैं। ठीक है, अपने बेटे और बहू के पास भी रह रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण से जो शहरीकरण हुआ है, जो भारत में शहरीकरण हुआ है, इसने क्या किया है, एक सकारात्मक प्रभाव, संयुक्त प्रभाव का प्रचलन बढ़ा दिया है शहरों में। ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा है, सेंसस का आंकड़ा है कि भारत में संयुक्त जो परिवार हैं वो, उनकी संख्या में भारत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ये आप पॉजिटिव्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो दूसरी बात, निगेटिव्स की। तो निगेटिव्स क्या है, ये तो आपको बहुत पता होगा भाई, निगेटिव्स क्या है, अकेलापन, अवसाद, ये तो होता ही है। ठीक है, मतलब वृद्ध जनों की निगेटिव जो प्रॉब्लम है, अकेलापन, अवसाद होता है। ठीक है, वृद्धावस्था जो आश्रम है वहां पे जाना पड़ता है। आप चाहे तो इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, वृद्धावस्था आश्रम में जाना पड़ सकता है, और प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में एक जो बड़ी समस्या है वृद्ध जनों की, जो शहरीकरण से प्रेरित है, तो इसको ये समझिएगा, भारत में क्या हो रहा है, वृद्ध जनों का, ठीक है, वृद्ध जनों का गरीबीकरण। ठीक है, वृद्ध जनों का गरीबीकरण भारत में एक बड़ी समस्या है। यानी देखिए क्यों, क्योंकि भारत में जो आप देखेंगे जनरली जो मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप है, उसके पास सोशल
ठीक है, कोई भी सोशल आप कह सकते हैं जो बीमा हुआ, ये सुविधा नहीं है, आप कह सकते हैं सोशल सिक्योरिटी का अभाव है, भारत में सोशल सिक्योरिटी का अभाव है, ये बात समझिएगा। इससे क्या होता है, जनरली जब वृद्ध हो जाते हैं तो बीमा पेंशन इन सब की सुविधाएं कम मिल सकती हैं, इन सब की सुविधाएं कम मिलती हैं तो क्या होता है, ये आप एक तरह से समझ सकते हैं आर्थिक रूप से बोझ घर पे बन जाते हैं, और आर्थिक रूप से बोझ बन जाते हैं तो इसको क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं वृद्ध जनों का गरीबीकरण, यानी बहुत सारे वृद्ध गरीबी रेखा से भारत में नीचे रहने को विवश हैं, क्योंकि घर वाले छोड़ के चले जाए और फिर अकेले रहने में इनको ये बड़ी समस्या है। फिर आप बता सकते हैं कि यार जो गरीब हैं इनके पास हेल्थ, ठीक है, इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो इनको नहीं प्राप्त होती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें बता सकते हैं आप। निगेटिव्स में इन चीज़ों को बता सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट निगेटिव है जो वैश्वीकरण का है और बहुत जरूरी आपको लिखना ही है निगेटिव में, ठीक है, सॉरी ये निगेटिव में, तो वो क्या लिखना है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, जनरेशन गैप, ठीक है, जनरेशन गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, ये लिखना है। जनरेशन गैप का मतलब दादा दादी और बच्चे की सोच में, है ना, बहुत अंतर ये पड़ रहा है। अब इससे क्या होता है, दादा दादी चिढ़े रहते हैं बच्चे से कि यार बच्चा उनकी सुनता नहीं है, बच्चा दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है, ठीक है, बच्चा उल्टी सुल्टी हरकतें करता है घर पे। तो दादा दादी की जो कल्चर था, दादा दादी की संस्कृति में अपने बड़ों से हम तमीज में बात करते थे, हाय डैड ऐसे नहीं बोलते थे। अभी क्या है, ये नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो इनसे ये जनरेशन गैप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये सही है गलत है, नई चीज़ें जो आई हैं गलत सही इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस पर डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ। बात क्या है कि जनरेशन गैप, उनकी थिंकिंग और इससे क्या होता है, इनको और मेंटली आप कह सकते हैं मेंटल ट्रॉमा में ये बेचारे चले जाते हैं, ठीक है, तो ये मेंटल ट्रॉमा एक बड़ी चीज़ है, इस बात को आप बताएं। एक बात आप चाहें तो और बता सकते हैं जो इंपॉर्टेंट में निगेटिव में, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, डिजिटल डिवाइड, है ना, तो डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है वैश्वीकरण से, ठीक है, तो ये बात आप बता सकते हैं, खास करके वृद्धों में। अब वृद्धजन नहीं चला पा रहे हैं यार मोबाइल, उनको नहीं आता है कि भीम ऐप से कैसे पैसा पेमेंट करना है। अब उनका बच्चा कह रहा है कि दादाजी हमको यूपीएससी हिंदी में 1500 रुपये भेजने हैं भाई मंथली, हमको चाहिए। अब वो कह रहे हैं यार जाओ एटीएम से निकाल के ले आओ, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, और पता चला बच्चा ले गया कि पेमेंट करना है एटीएम, और वहाँ पे क्या किया 1500 जो है 15,000 निकाल के उड़ा दिया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इससे आप समझ सकते हैं, ये सही लाइफ की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ में हो सकती हैं चीज़ें। तो डिजिटल डिवाइड एक उन लोग के लिए बड़ी समस्या सुनिश्चित कर रहा है ना। तो ये 4-5 पॉइंट, आप 5-6 पॉइंट जो हमने बताया कि वृद्धावस्था आश्रम, वृद्धों का गरीबीकरण, हेल्थ फैसिलिटी इत्यादि सबको नहीं उपलब्ध है, ठीक है, मतलब क्योंकि गैप है, सोशल गैप है, सोसाइटी में गैप है, जनरेशन गैप बता सकते हैं आप, डिजिटल डिवाइड बता सकते हैं। तो ये 5-6 अकेलापन, ये 5-6 आप निगेटिव बताएंगे, ये 5-6 आप पॉजिटिव बताएंगे। अब एक बात और समझिए, अब आप कंक्लूजन क्या देंगे, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ 2-4 पेजेस और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो उससे इजी हो जाएगा डिस्कशन करना। एक वेट मंस ऐड पेज, तो यहाँ पे डिस्कशन आगे करते रहते। कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, तो भाई देखो वैश्वीकरण को तो आप रोक सकते नहीं, आप कई तरह का कंक्लूजन दे सकते हैं। पहला कि वृद्धजन जो नीति है, वृद्धजन नीति उसको लागू किया जाए, उसको सही से लागू किया जाए, या फिर परिवर्तन के साथ नए रूप में लागू किया जाए। ये आप कह सकते हैं कि अब क्योंकि बहुत तेजी से वृद्धजनों में परिवर्तन आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा आप चाहें तो कंक्लूजन ये बता सकते हैं, जो अटल बीमा योजना है ना, ये चीज़ें सुनिश्चित की जाए ताकि उनको सोशल सिक्योरिटीज़, ये सब जो आप कह सकते हैं वय वंदन योजना, इसके अलावा आपने वयोश्री योजना है, तो सरकारी योजनाओं को लागू किया जाए, है ना। कंक्लूजन में आप आए तो ये एक तरीका यूज कर सकते हैं, या आप एक ये तरीका यूज कर सकते हैं जो मैंने इस क्वेश्चन में किया था, केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत में लाया जाए। अब केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये हम जब क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो डिस्कशन करेंगे। आप इसको गूगल सर्च करिए, थोड़ा देखिए केयर इकोनॉमी क्या होता है। हालांकि मैं बता रहा हूँ दो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक केयर इकोनॉमी मतलब जिन लोग की केयर रखनी है, केयर किन लोग की रखनी है, आपको बच्चों की और वृद्धजनों की केयर करनी है। इन लोगों के लिए ऐसी इकोनॉमी की, इन ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसे आर्थिक प्रारूप जिसमें इन लोगों को बहुत ही ध्यान दिया जाए, उसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी। कई तरीके, कई मॉडल है, जैसे आप देखेंगे नॉर्वे स्वीडन में क्या मॉडल है। जैसे मान लो मैं युवा हूं, अभी मैं 23 साल का हूं या 24 साल का हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में, वहां पर 40 घंटे काम करूंगा। मान लीजिए साल भर में मैंने 40 आवर्स काम किए, ठीक है, 40 घंटे काम किए। इसका क्या होगा, ये 40 घंटे काम, ये मेरा एक मुझे कार्ड मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा, इसमें ऐड हो जाएगा ये 40 घंटा काम। अब मान लो मैं भी बूढ़ा हूँगा, मेरा भी 60-70 आएगा, ये 40 घंटा प्लस इसके ब्याज सहित आपको
कोई जो दूसरा युवा होगा वो आपको सर्विस यहाँ पर देगा। तो ये भी एक तरह का केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये नए आइडियाज आप चाहें तो केस स्टडीज बना के यहाँ पर डाल सकते हैं और बहुत अच्छा आंसर इंप्रूवमेंट यहाँ पे इनरिचमेंट हो सकता है। और ये चीज़ें मैं गारंटेड हूँ आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यूपीएससी हिंदी छोड़ के आप बड़े बड़े कोचिंग्स के मॉडल आंसर देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही फालतू किस्म के मॉडल आंसर वहाँ पे मिलेंगे। इतनी रिसर्च करके इतना ध्यान से कोई मॉडल आंसर नहीं बनाता है, कोई डिस्कशन नहीं करेगा, तो ये श्योर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप कंक्लूजन इस तरीके से दे सकते हैं। एक तो चाहे तो यही सेक्शन उठा के लिखें कि भारत में वृद्धजन नीति की आवश्यकता है जो कि इनकी समस्याओं को दूर करे। एक आप ये बता सकते हैं कि ये बता सकते हैं, या फिर एक कंक्लूजन ये भी होता है कि आप तीनों ही बताएं। यहाँ पे लिख दें कंक्लूजन की जगह ऐसे लिख देते हैं हम लोग वे फॉरवर्ड या आगे की राह। ठीक है, ये लिख देते हैं और तीनों पॉइंट की वन नीति होनी चाहिए, दूसरा सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, तीसरा केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पश्चिमी यूरोपीय देशों की तर्ज पे आना चाहिए। इस तरीके से भी वो डिपेंड करता है, कब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 200 शब्द है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपका आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर और कंटेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, ये 250 का होता है तो आप वे फॉरवर्ड बताइए, 200 का होता है तो आप क्या बताइए, सीधे कंक्लूजन बता दीजिए। कोई भी एक पॉइंट उसमें सेलेक्ट करके कंक्लूजन दे दीजिए, बस सिंपल, कुछ उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक आध पॉइंट छूट गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था वो सोसाइटी से था। ठीक है, GS1 के सोसाइटी से था। जो दूसरा क्वेश्चन है वो किससे है, आप बताइए इसको। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला है, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था। 200 शब्द में बताना है, सिंपल सी बात। व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि भाई ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था, ठीक है, क्यों था, जल्दी से थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो हुआ ये 1929 में ये अमेरिका में घटित एक घटना थी। ठीक है, यूएसए के जो शेयर मार्केट है, खास करके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग बहुत ही तेजी से गिर गए। ठीक है, बहुत ही तेजी से गिरे, पूरा स्टॉक फेलियर शुरू हो गया। स्टॉक फेलियर क्यों होता है, क्योंकि शेयरों में बिकवाली बहुत तेज होती है। अगर बिकवाली होगी तो बहुत तेज फेल हो जाएगी, तो स्टॉक मार्केट बहुत तेज गिरता है। आपने इंडिया में भी अभी के हिसाब से देखा होगा, ये काम हुआ। अब ये जब हुआ तो यूएसए में हुआ, उसमें यूएसए एक बड़ी शक्ति थी। 1929 के टाइम यूएसए एक बड़ी पावर थी। इससे रिलेटेड जो पूंजीवादी आप कह सकते हैं साम्राज्य यूएसए एक आगे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। तो यूएसए, क्योंकि इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, या फिर मैं ऐसे सिंपल अगर बता दूं, यूरोप एक्सक्लूड कर दिए यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर को छोड़ के यूरोप में, ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर में तो क्या था, साम्यवादी शासन था उस समय, लेनिन शासन कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो यूरोप में यूएसएसआर को हटा दे तो पूरे यूरोप में ये मंदी छा गई। क्यों, क्योंकि यूएसए पे सब लोग बहुत ही ज्यादा ओवर डिपेंडेंट थे, तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं पूरे वहां पर मंदी छा गई। ठीक है, एक सेकेंड, ये पन्ना इधर ऐड कर देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, वहां पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मंदी छा गई, ये बात समझिएगा। अब ये मंदी छा गई, पूरी समस्या आ गई, है ना। अच्छा, इसका मंदी का बैकग्राउंड था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन अलग तरीके से यूपीएससी यूपीपीसी से पूछ दे कि आर्थिक मंदी के क्या कारण थे। तो क्या कारण थे, मैं ये सब डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। कारण ये था कि 1919 का युद्ध, अब 1919 का युद्ध होगा तो बहुत ज्यादा वहां पर आप कह सकते हैं डिमांड बढ़ेगी, मतलब सॉरी डिमांड होगी चीज़ों की, और ज़बरदस्ती चीज़ें युद्ध में कितना पैसा लगता है। जैसे समझिए अभी मान लीजिए इंडिया चाइना वॉर हुआ तो कितना पैसा युद्ध में लगेगा, उससे इंडिया में भी हो सकती है मंदी आ जाए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण 1919 जो वर्ल्ड वॉर था 1914 से 19 का, वो था सबसे पहली बात, वर्ल्ड वॉर 1, ये बता सकते हैं। दूसरा कारण जो ये था, असमानता, समाज में असमानता बहुत थी। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उत्पादन खूब होता था। अब उत्पादन खूब हुआ तो ये समझिएगा खरीदने वाले भी चाहिए। खरीदता कौन है, जनरली खरीदता है मध्यम वर्ग। और यूएसए में क्या हुआ था, मध्यम वर्ग बहुत तेज से डाउनग्रेड हुआ था, क्योंकि असमानता बहुत बड़ी थी। जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे। अमीर गरीब का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इससे क्या हुआ, डिमांड नहीं हो पाई मार्केट में, उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। तो जब उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, डिमांड नहीं है, तो क्या हुआ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन रोक दिया गया। ठीक है, कोई खरीदने के लिए बचा नहीं जाए तो प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा, और प्रोडक्शन रोक दिया गया तो एक मंदी का कारण ये आ गया। ठीक है, तीसरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो यूएसए की थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो 2-3 कारण है, आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए क्या होता है जब कोई डील आती है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे बोला है कि किन नीतिगत साधनों का उपयोग किया गया था, यही प्रश्न की डिमांड है ना, यही प्रश्न की डिमांड है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई, हम अपने आप को आप गवर्नमेंट मानिए, ऐसे क्वेश्चन में आप सोचिए कि आप गवर्नमेंट हैं, आप गवर्नमेंट हैं,
अब मान लीजिए आर्थिक मंदी आ गई इंडिया में मान लीजिए आर्थिक मंदी आ गई, तो आप कैसे निपटेंगे इससे? तो निपटने का जो सबसे बढ़िया रास्ता होगा, बेस्ट रास्ता, वो क्या होगा? कौन कौन से कारण थे मंदी के, कौन कौन से कारण थे, मैं उसको नोट कर लूंगा भाई, 1 2 3 4 ये कारण थे मंदी के। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबके लिए एक एक उपाय यूज कर लूंगा, जितने जितने कारण थे उसके सबके उपाय यूज कर लूंगा। इससे क्या होगी, मंदी समाप्त हो जाएगी, मंदी खत्म हो जाएगी। यही तो होगा, यही करें। तो यूएसए में भी यही किया गया। तो मंदी समाप्त करने के लिए यूएसए में यही कदम उठाया गया। और उस समय शासन था फेडरिक डी रूजवेल्ट, FDR इनको बोला जाता है, इनका शासन था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एजेंडा चलाया, जिसको बोलते हैं हम लोग बहुत ही शॉर्ट में मतलब एजेंडा बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि रिलीफ रिफॉर्म, ऐसा इन्होंने एजेंडा चलाया। ठीक है, रिलीफ और रिफॉर्म का एजेंडा आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने चलाया। इस बात को समझिएगा, जो हम लोग को ध्यान में रखना है, उन्होंने किया क्या, जो जो प्रॉब्लम थी समाज में उसको दूर करने का प्रयास किया। तो अब यहीं पे आप देख लीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे इन्होंने मंदी से निपटा। तो देखिए, अब ऐसे समझिए, क्या था, यूएसए पूरी तरह से पूंजीवादी राष्ट्र था, उसके पूर्व में पूंजीवादी राष्ट्र था। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चरिंग बता दूंगा, पहले मैं थोड़ा कंटेंट बता देता हूँ, फिर जल्दी से हम देख लेंगे क्या आंसर में हमें लिखना है, एग्जैक्ट क्या लिखना है। पूंजीवादी राष्ट्र था, तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे लसीज फेयर की नीति थी, अहस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, अहस्तक्षेप था, लसीज फेयर बोलते हैं। अहस्तक्षेप था, इससे निजी कंपनियां अपने मन का काम करती थी, निजी कंपनियां अपने मन का काम करती थी। निजी कंपनियां अपने मन का क्या काम करेंगी, श्रमिकों को वेतन बहुत कम देंगी, वेतन बहुत ही कम देंगी। इससे क्या होगा, श्रमिकों को वेतन कम देंगी तो मांग घट जाएगी, क्योंकि भाई यही लोग तो खरीदने वाले हैं, तो इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा। दूसरा, ये क्या करेंगे, मार्केट में ऊट पटांग काम करेंगे। ऊट पटांग काम का मतलब मार्केट में मोनोपोलाइजेशन, है ना, एकाधिकार होगा मार्केट में। ठीक है, आप कह सकते हैं जमाखोरी, सूदखोरी, ये सब करेंगे, क्योंकि मार्केट में कोई विनियमन तंत्र नहीं है। जब निजी कंपनियां अकेले मार्केट में छा जाएंगी तो ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं बढ़ेंगी, एकाधिकार, जमाखोरी, ये सब होगा। पूंजीवादी राष्ट्र, हस्तक्षेप की नीति। अब इससे निपटने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, यूएसए के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे, इनकी श्रमिकों के लिए अधिकार लाएंगे, श्रमिकों को कुछ अधिकार देंगे, बोलेंगे कि तुमको इतना घंटा ही काम करना है। इनको बोलेंगे कि तुमको ऐसा है, श्रमिकों को तुम्हारा वेतन इतना न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाएगा। तो ये सब काम किया उन्होंने, पहला काम ये किया। दूसरा, ये एकाधिकार मार्केट में जो निजी कंपनी आ गई थी और ये मार्केट को आप कह सकते हैं पूरी तरह से खराब कर रही थी, मार्केट को बहुत तरह से डिफॉर्म कर रही थी। तो इनके लिए क्या किया, इनके लिए उन्होंने विशिष्ट विनियमन तंत्र बनाए। और विनियमन तंत्र क्या बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट पारित किया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट पारित किया। जैसे अभी भारत में स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसी तरह से आप समझ सकते हैं सीबी, वहां का सेबी इंडिया की जगह अमेरिका का सेबी बनाया गया। भारत में आरबीआई देखता है, तो वहां पे क्या बनाया गया, फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए। तो फेडरल रिजर्व की स्थापना की गई। इंडिया से सोचेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो विनियमन तंत्र बना देगा। और ये क्या करेगा, फेडरल रिजर्व क्या करेगा, लोन देगा, ऋण की व्यवस्था करेगा, रिकैपिटलाइजेशन करेगा। तो आप देख रहे हैं ये काम इन्होंने किया। ठीक है, इसी तरह से मैंने शुरू में प्रॉब्लम्स बताई थी, क्या प्रॉब्लम बताई थी उसको देखते हैं एक बार, है ना। इसको थोड़ा सा क्लियर करना, नए नए पेज में लिखते जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्या करते हैं, इसको नए नए पेज में आगे लिखते जाते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते जाते हैं जितना बढ़े। तो देखिए, एक मैंने आपको बताई थी प्रॉब्लम की, कृषि की प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने क्या किया, फिर कृषि में सुधारों को जन्म दिया। ठीक है, कृषि सुधारों को जन्म दिया। कृषि में आप कह सकते हैं खाद्य प्रणाली की, सबको खाद्य उपलब्धता हो, सिंचाई की उपलब्धता हो। ठीक है, इनको पूंजी उपलब्ध कराई, कृषि जो लोग थे इन लोग को पूंजी उपलब्ध कराई। ये सब उन्होंने काम किया, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, आप एक जो इंपॉर्टेंट ये समझ सकते हैं, जो मैंने वर्किंग कंडीशन बता दी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी इकोनॉमी में विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम किया, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन। अभी मैं बता रहा हूं, इससे भारत में भी बहुत ही फर्क पड़ा है। कॉरपोरेशन, आपने सुना होगा कि भारत में एक है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो जो दामोदर घाटी निगम है जो भारत में, वो टेनेसी वैली से ही उसकी जो थिंकिंग है, जो उसके चीज लिए गए हैं, वो टेनेसी वैली कॉरपोरेशन से ही लिए गए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने रिफॉर्म किया। अब ये बात समझिएगा, प्रश्न की डिमांड क्या है, सीधे वो देखते हैं। ठीक है, सीधे जो प्रश्न की डिमांड है उसको देखते हैं और प्रश्न अपना कंप्लीट करते हैं अपने, है ना। सबसे बेस्ट तरीका यही है, प्रश्न कंप्लीट करते हैं। कुछ कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। मुझे आर्थिक मंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे,
इंट्रोडक्शन बताएंगे सीधे सीधे कि 1929 के दशक में अमेरिका में बिकवाली हुई शेयर की, बहुत तेजी से बिकवाली हुई, जिससे क्या हुआ, अमेरिका में मंदी आ गई। और अमेरिका से क्योंकि पूरा यूरोप जुड़ा हुआ था, तो पूरे यूरोप में यूएसएसआर को छोड़कर, ये पूरा आपको बताना है, प्रॉपर इसको लिखना है कि यूएसएसआर को छोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कंटेंट में, तो छोड़कर पूरे यूरोप में मंदी आ गई। ठीक है, इससे निपटने के लिए न्यू डील, इसका नाम रखा गया न्यू डील लाई गई। ठीक है, न्यू डील लाई गई फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट द्वारा, और निम्न नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया। आप सीधे यहां से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि इससे निपटने के लिए, ठीक है, मंदी की समस्याओं, जिन जिन समस्याओं से मंदी उपजी थी, जिन जिन समस्याओं से मंदी उपजी थी, यहीं पे आप बता रहे हैं कि जिन जिन समस्याओं से मंदी उपजी थी उसका समाधान करने हेतु क्या लाएगा, ग्रेट डील लाएगा। ताकि आप यहीं पे एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आपका अप्रोच क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं और आप सॉल्व बता रहे हैं। तो आप बताएंगे कि मंदी के कारक बता देंगे और उसको समाधान के लिए बता देंगे कि यहाँ पे क्या क्या उपाय ग्रेट डील में किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया, वो चीज़ आप बता देंगे। और मैंने आपको कारक सारे बता दिए, ठीक है, कि पूंजीवादी समाज था, पूंजीवादी समाज से कुछ कुछ समस्याएं थी, तो आप ये बता देंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर है ना, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं, मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 3-4 पॉइंट मैंने बताए थे, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और आंसर 200 वर्ड में, इससे ज़्यादा आप 5-7 पॉइंट बहुत है। ठीक है, कंक्लूजन में आप चाहें तो अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन में लिख देंगे कि अभी भी मंदियाँ आती रहती हैं, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। या फिर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो 1929 की मंदी थी, हालांकि पूरी तरह से न्यू डील से नहीं समाप्त हुई, वो समाप्त कब हुई, जब वर्ल्ड वॉर 2 आया। वर्ल्ड वॉर 2 आया, और वर्ल्ड वॉर 2 आने से क्या हुआ, जो यूएसए की इकोनॉमी थी वो आप देखेंगे मिलिट्री पे पूरी बेस थी कि मिलिट्री मटेरियल खूब बेचा जाए, है ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे यूएसए में, बहुत सारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा यूएसए की बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, इससे आप कह सकते हैं मंदी में समाप्ति की गई। तो आप चाहें तो कंक्लूजन में ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर समझ में आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करें आप कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कशन ऐसे ही करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज का डिस्कशन ज़्यादा रोचक लग रहा होगा, क्योंकि आज कुछ नहीं है मेरे पास कंटेंट, मैं रैंडम बता रहा हूँ। हालांकि मेरी चीज़ें ढंग से तैयार करके आया हूँ, ऐसे हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती है। तो ये सीधी बात है, गवर्नेंस का प्रश्न है, जीएस पेपर 2 के। ठीक है, 2 का है। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहां तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। तो आप सीधे, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, मतलब बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं है, है ना। सीधे बोला अगर मैं बात करूं तो सीधे जो प्रश्न की डिमांड है वो यही कह रहा है कि यार दल परिवर्तन कानून आया, और दल परिवर्तन कानून का उद्देश्य कुछ भिन्न था, लेकिन उसने क्या किया, सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी कर दी। ठीक है, ये थोड़ा साफ कर देता हूं, सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी कर दी। आपको ये बताना है कि किस हद तक, कहां तक। ठीक है, लिखा भी है इंग्लिश में, देखिए, हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफिक्शन लॉ, किस हद तक दल बदल कानून को जिम्मेदार बना जा सकता है। यानी ये प्रश्न में सीधे आपको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपको लिख देना है कि पूरी तरह से दल बदल कानून के कारण ही, पूरी तरह से दल बदल कानून के कारण ही सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई, ऐसा नहीं बताना है। आपको बताना है दल बदल कानून भी है, और दल बदल कानून के कारण ये कारण हुआ है, इस वजह से व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई, कुछ कुछ कारण बताने हैं। फिर आपको बताना है कि हालांकि अन्य कारण भी हैं, अन्य कारण भी आपको बताने हैं। तो अब हम लोग वो जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न को समझते हैं सीधे। स्ट्रक्चरिंग में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में आपके कई तरीके के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन का जो तरीका होता है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का पहला तरीका क्या है, आप 52वां संविधान संशोधन बता दें। ठीक है, क्योंकि 52वें संविधान संशोधन 1900 किसके द्वारा, 85 के द्वारा, है ना, ये मुझे देखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं होते। तो 52वां संविधान संशोधन सीधे लिखिए, ये मुझे याद था। तो 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, दल बदल कानून लाया गया, है ना, दल बदल कानून लाया गया। तो अब ये देखिए, दल बदल कानून लाया गया, तो आप ये बता सकते हैं, हालांकि इसे भिन्न उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वह निम्न कारणों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी कर रहा है। तो ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। दूसरा इंट्रोडक्शन का तरीका ये है जो मैंने दिया था इस आंसर में, जो कि और वैलिड है, आप कह सकते हैं कि यूज यहां पे कर सकते हैं। आप कुछ आंकड़े देके बता सकते हैं कि यार ये आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि हाल में ही सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है। जैसे मैं बात करूं निजी बिल, ठीक है, निजी बिल
आप देखेंगे 1970 के बाद से एक भी निजी बिल पारित नहीं किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे आप बता सकते हैं कि व्यक्तिगत बहसों में प्रायः सांसद अब भाग नहीं ले रहे हैं। इन चीज़ों का आप बता सकते हैं ना, नए एक्ट नहीं ला रहे हैं, नए चीज़ों को डिस्कशन सांसद नहीं रख रहे हैं। इन चीज़ों से भी इंट्रोडक्शन कोई आंकड़ा है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आपका ये हो गया, इंट्रोडक्शन आपने बता दिया। मुख्य भाग क्या बोल रहा है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपने इंट्रोडक्शन में इस स्टेटमेंट के पक्ष में कुछ बातें बता दी कि ये ऐसा ऐसा है। अब बताएंगे मुख्य भाग में, मुख्य भाग को दो टुकड़ों में बांटिए। क्या, दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य क्या था। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य क्या था वो बताइए शॉर्ट में, कि दल बदल कानून का उद्देश्य ये था 1 2 3 4। उसके बाद बताइए हालांकि इसके कारण ये इफेक्ट पड़ा कि सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आ गई, वो बताइए 1 2 3 4 की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आ गई है। और फिर बताइए कि हालांकि अन्य कारण भी हैं। तो अब देख लेते हैं क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया पूरा प्रॉपर, ऐसे 52वां संविधान संशोधन नहीं बता दीजिए कि 52वां संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून लाया गया, हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, तो ऐसे लिख दीजिए कि इसका उद्देश्य निम्न था, है ना। तो उद्देश्य बताइए, ऐसे कर सकते हैं, जो ये तरीका है ये बताइए कि पहले बता दीजिए इंट्रोडक्शन दल बदल कानून। ठीक है, ये बताइए, फिर बताइए इसी में कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना, पहला हॉर्स ट्रेडिंग रोकना, दूसरा राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करना। ठीक है, ठीक है, देश में दलीय प्रणाली, आप ऐसे कह सकते हैं दलीय प्रणाली को बढ़ावा देना, ऐसे इस तरीके से कुछ बता सकते हैं। 2-3 पॉइंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उद्देश्य बता दिया। हालांकि अपने उद्देश्यों को या पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया, और इसने वही जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है प्रश्न में, व्यक्तिगत भूमिका में सांसद की कमी की है, जिसके कारण निम्न है। क्या है, इसने क्या किया, व्हिप की भूमिका बढ़ा दी। ठीक है, व्हिप की भूमिका बढ़ा दी। अब व्हिप देगा भाई, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर व्हिप होते हैं, वो देगा, तो इससे क्या होगा, सांसद अपने व्यक्तिगत मुद्दे नहीं उठा पाएगा। ठीक है, सांसद व्यक्तिगत मुद्दे नहीं उठा पाएगा। इसने आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति और जो वो स्वतंत्रता है सांसद की वो कम कर दी, और दलीय प्रणाली को, ठीक है, जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको कम की, और दलीय प्रणाली को वृद्धि की, दलीय प्रणाली को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये आप कुछ 2-3 पॉइंट बता सकते हैं कि हालांकि इसने इस कारण से ऐसा दिखता है कि दल बदल कानून की वजह से व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है। हालांकि पूरी तरह से जो आप कहने लिखेंगे, हालांकि पूरी तरह से यही नहीं एकमात्र कारण है, अन्य भी कारण है। अन्य कारण क्या है भाई, आप देखेंगे राजनीति का पूरी तरह से क्या हो चुका है, राजनीतिक अपराधीकरण हो चुका है। ठीक है, अपराधीकरण हो चुका है। ये एक व्यक्तिगत भूमि, भाई अपराधी हैं, जेल में रहते हैं, हो सकता है ना, या तो संसद आते नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो इससे क्या होता है, व्यक्तिगत भूमिका इससे नहीं होगी। दूसरी बात, धन का प्रयोग, धन बल का प्रयोग, बहुत बाहुबली लोग आजकल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, मिर्जापुर 2 सबने देख ही लिया हुआ, अखंडानंद बने थे, वहाँ पे क्या बने थे, कुछ बने थे ना, अखंडानंद मिनिस्ट्री, हाँ, उद्योग मंत्रालय उनको मिल गया था, जरूर देख डालिएगा मिर्जापुर। तो ठीक है, तो ये क्या है, देखिए इधर पढ़िए, तो ये धन बल का जब प्रयोग बढ़ेगा, अब धन बल का प्रयोग बढ़ेगा तो भाई सीधी बात है, धन बल से वही लोग आएंगे बाहुबली लोग। अब बाहुबली टाइप के लोग, अकल नहीं है इनमें, अकल कम होगी, इनको पता ही नहीं है कि नीतिगत निर्णय लिए कैसे जाते हैं, और नीतिगत निर्णय जब पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, डिबेट, ऑब्वियस सी बात है, डिबेट डिस्कशन कम होगा। इसके अलावा बता सकते हैं अन्य कारण क्या है, विपक्ष की भूमिका बहुत ही घटती जा रही है और विपक्ष अपने कार्यों को भी सही से नहीं कर रहा है। इसके अलावा बता सकते हैं और 1-2 कारण कि लोकसभा में अध्यक्ष पद की जो भूमिका है वो भी बढ़ गई है, और अध्यक्ष क्या करते हैं, ये भी व्यक्तिगत मुद्दों को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ 2-4 पॉइंट आप बता सकते हैं, है ना। ये बता के कंक्लूड कर दीजिए, इन समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप ऐसे निष्कर्ष कंक्लूजन लिख सकते हैं कि दोनों चीजें बहुत अनिवार्य है। ठीक है, दोनों चीजें बहुत अनिवार्य है, और है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गला सूख रहा है, जो सरकार की स्थिरता। ठीक है, सरकार की स्थिरता, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। तो बैलेंस ऐसा किया जाना चाहिए, है ना। चाहे तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ और आ रहा है तो एक्स्ट्रा आप कुछ सजेशन दे सकते हैं, जैसे क्या, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है 200 वर्ड का हमारा लिमिट खत्म हो जाएगा, वही चीज जो मैंने बताई 4-5 पॉइंट इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हालांकि क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहा है कि दल बदल कानून की कमियों को उल्लेख करते हुए कुछ समाधान दीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है अगर, जो कि चांस है कि ऐसा आ जाए,
तो आप वही बता सकते हैं कि यार क्या सजेशन हो कि दल बदल अभी जो हटाने की भूमिका वो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पास है, अब उसको हटा के किसके पास दे दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों ना दे दिया जाए, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष निर्णय लेगा। तो जो जो प्रॉब्लम है व्हिप की भूमिका को थोड़ी कम की जाए, है ना, और बहुत ही अनिवार्य मुद्दों पर ही व्हिप लाने की अनुमति दी जाए। बहुत ही जरूरी है, जब सरकार की स्थिरता का संकट हो केवल तभी व्हिप, ऐसे नहीं कि हमेशा कोई मामला उठा तो चलो भाई व्हिप लगा दो, ऐसा मुंह उठा के कभी व्हिप नहीं लगाने का। हाँ, ये चीजें आप इंट्रोडक्शन में मतलब जो सजेशन में दे सकते हैं सामने से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार यूट्यूब पे डिस्कशन हालांकि कर चुका हूँ इसी तरीके का। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, सिमिलर क्वेश्चन था, 200 वर्ड में लिखना है ना। और वो जो वीडियो लोगों ने देखा होगा आपदा प्रबंधन का, तो मैंने जैसे अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसके थ्रू हो जा रहे हैं। उसमें ही आपदा प्रबंधन के आप समझ सकते हैं, पूरा आपदा प्रबंधन टॉपिक ही मैंने 15 मिनट का वो वीडियो था आपदा प्रबंधन का, 15 मिनट में वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपदा प्रबंधन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। उसकी ट्रिक मैंने वहाँ पे बताई थी। तो मैं दोबारा ये थोड़ा सा डिस्कशन हालांकि करूँगा, लेकिन आप वो वीडियोस देखिए, 81 वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो यार मेहनत की है तो थोड़ा आप भी उसको टाइम दीजिए उस पर, है ना। अब ये देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है, विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट हाउ इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न का पहला प्रश्न है। प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे, ठीक है, बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अब देखिए ऐसा बहुत ओपन क्वेश्चन है, मतलब आपसे सीधे पूछ रहा है क्या करोगे तुम। सेकंड पार्ट की पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो आराम से हो जाएगा, है ना। एक सेकंड में पानी ले लेता हूँ। हाँ, तो सीधे हम सेकंड पार्ट का एक बार डिस्कशन करते हैं। तो बोला है कि प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य मुद्दों पर ध्यान देंगे। तो यार देखो बहुत ओपन क्वेश्चन है ये, है ना। किन मुख्य मुद्दों पर ध्यान देंगे। अब कई लोग ऐसे लिखेंगे कि हम वृद्ध जनों को अलग निकालेंगे, महिलाओं पर विशेष ध्यान देंगे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो जाए, जनजातियों पर ध्यान देने लगेंगे, है ना। हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है, 50 चीज़ें ऐसे देखेंगे। बहुत वेग, बहुत ओपन, कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब लिखते जा रहे हैं कि हम देखेंगे कि सबके पास पैसा है कि नहीं, दवाएं उपलब्ध हैं कि नहीं, है ना, सड़कें हैं कि नहीं जाने के लिए, आपदा बचाव के लिए, ये सब ऐसे ऐसे लिखेंगे। कभी भी ऐसे ही आंसर को यूपीएससी मार्क्स नहीं देगा। आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। और मैंने वही बताया था कि जब ऐसा कोई प्रश्न है कि आप विपदा प्रबंधन में किन मुद्दों पर ध्यान देंगे या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है, 3 चीज पे आपको फोकस करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, 3 चीजें होती हैं केवल, और यही मैंने बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा खत्म, है ना। क्या होती है, डिजास्टर, प्री डिजास्टर एक्टिविटीज यानी आपदा पूर्व गतिविधियां, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्री डिजास्टर एक्टिविटीज, आपदा पूर्व गतिविधियां। इन चीजों पे आप ध्यान देंगे भाई। एक प्रशासक के रूप में आप पहले तो ये ध्यान देंगे ना, आपदा प्रबंधन की बात कर रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। आप देखेंगे कि आपदा पूर्व गतिविधियां कौन कौन सी हैं, कि भाई वहां पे क्या क्या संसाधन है, कौन कौन सी आपदा आ सकती है, ठीक है। दूसरा ये बताएंगे, पहला बताएंगे क्या क्या संसाधन है, इसका अनुरेखण करवाएंगे, कौन कौन सी आपदा आ सकती है, यानी वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट कराएंगे। तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा आप ये करेंगे कि जिम्मेदारी भी सौंपेंगे, किनको किनको जिम्मेदारी दी जाए अगर आपदा है तो प्री। चौथा ये करेंगे कि भाई पूर्व सूचना प्रणाली सही है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कहीं पे मान लो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ, अच्छा जब भी आंसर लिखना है एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल देंगे कि भाई उड़ीसा में है तो हम चक्रवात का पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित करेंगे, हिमालय पे तो हम क्या करेंगे, भूस्खलन इत्यादि का पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित करेंगे। तो ये आप कुछ कुछ यहाँ पर प्री डिजास्टर एक्टिविटीज में बताएंगे कि मैं इन चीजों पर ध्यान दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो एक पॉइंट और लिख देंगे कि सुभेद वर्गों की भी पहचान कर लूंगा कि कौन कौन हमारे क्षेत्र में सुभेद वर्ग है। हालांकि वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आ जाता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो मैंने वर्ड बोला वहां पे आ जाता है। एक होगा डिजास्टर के दौरान, यानी ठीक है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, ठीक है, एक्टिविटी, है ना। यानी आपदा के दौरान क्या क्या गतिविधियां होंगी, तो भाई क्या क्या गतिविधियां होंगी, तीव्र गति से बचाव कार्य शुरू किया जाए, है ना, बहुत तीव्र गति से, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स, ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन हो, स्थानीय शासक के जो प्रशासक है उनके साथ ध्यान दिया जाए, और शरण स्थली तक सबको पहुंचाया जाए, इवैक्यूएशन इत्यादि किया जाए, ये सब बताएंगे। पोस्ट डिजास्टर में क्या होता है, तो पोस्ट डिजास्टर में बिल्ड बैक बेटर हो, लोगों की पुनः ट्रेनिंग हो, और इसको एक चक्रीय साइकिल से आप जोड़ देंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यही बोला ना, किन
प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स के साथ, अब मैं सीधे बोल रहा हूँ, एग्जांपल्स के साथ आप जरूर बताएंगे। जैसे आप बताएंगे कि मैं क्या करूंगा डिजास्टर के दौरान, तकनीक कौन कौन सी तकनीक है, कि भाई ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, कैसे कैसे बचाव करूंगा मैं, सोशल मीडिया, इन सब का भी यूज़ करूंगा कि भाई सोशल मीडिया से सब लोग बता दें कि कोई ठीक है, जो नहीं ठीक है उनको खोजबीन उन हिसाब से किया जा सके। ठीक है, तो तकनीक का प्रयोग एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपके दिमाग में टेक्नोलॉजी एक बेस पॉइंट होनी ही चाहिए। तो ये आपने बताया डिजास्टर के दौरान एक्टिविटी, और बाद ये आपने 3 पॉइंट बता के ये खत्म कर दिया सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो वीडियो डिस्कशन किया उसमें मैंने क्लियर ये बात बोली कि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन, दोनों में से एक जगह एग्जामिनर एक चीज जरूर खोजता है। क्या खोजेगा? सेंडाई फ्रेमवर्क, ये दिखना चाहिए इसको। इंडिया का क्वेश्चन है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP 2016, ये 2 चीज का नाम जरूर होना चाहिए, है ना। मतलब 100% इन दोनों चीज का नाम आपको क्वेश्चन में, मतलब आप आंसर लिख रहे हैं तो किसी भी तरह का से भिड़ाइए, या तो इंट्रोडक्शन में भिड़ाइए या तो कंक्लूजन में भिड़ाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है, कहीं भी इसको भिड़ाइए, है ना। अब देखते हैं पहला पार्ट, विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है, यानी वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो आप इंट्रोडक्शन क्या देंगे, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो आप वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट ही इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए कि ये दोनों हैं क्या, बेसिकली रिस्क असेसमेंट है क्या। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? समुदाय की आपदा से लड़ने की क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, जो समुदाय है, यहाँ मान लो वृद्ध जन है बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, ऐसे हैं, और युवा सारे प्रोफेशन के लिए बाहर हैं, प्रोफेशन करके बाहर चले गए, उस समुदाय की आपदा से लड़ने की क्षमता सीधी बात है कम होगी, यानी इनका वल्नरेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ये चीज ध्यान दे रहे हैं, यानी 1/proportional to किस तरीके से आपदा से लड़ने में वह सक्षम है, समुदाय की क्षमता, कैपेबिलिटी। तो ये हो जाएगी वल्नरेबिलिटी। या आप चाहे तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल ऐसा फार्मूला यूज करके बता सकते हैं ना, बहुत अच्छा हो गया, फार्मूला बन गया। रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट में आप देखेंगे कि वहां कौन कौन सी आपदाएं आ सकती हैं, यानी पूरा अवलोकन करना, उस क्षेत्र का अवलोकन करना, क्षेत्र की भूभौतिकी, क्षेत्र में रहने वाले लोगों, ये दोनों चीजें असल में साथ में ही आएंगी। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट और वल्नरेबिलिटी आप ये एक साथ ऐड करके इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि ये गतिविधियां हैं जो उस क्षेत्र में संभावित आपदाओं की पहचान करती हैं, संसाधनों का अनुरेखण करती हैं, ठीक है, और ये चीजें करती हैं। अब बोल रहा है प्रश्न की डिमांड, वापस देखते हैं क्या पूछ क्या रहा है। ये तो आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जो हम काम कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण था, आप बताएंगे कितना महत्वपूर्ण है, आप बताएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अत्यंत आवश्यक है। कारण पहला, भाई आप देखो सिंपल सी बात है, क्षति कम करेगा, बहुत ही न्यून करेगा, ये बात समझो। भाई आपने वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट किया, आपने यहाँ पे पता किया कि यार यहाँ पर भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आपने क्या किया, ऐसा कहा कि भाई जो BIS का जो भूकंप के जो मानकीकरण है वो यहाँ पर किया जाए। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भूकंप का मानकीकरण किया है, भूकंप संहिता बनाई है, भवन संहिताएं, वो यहाँ पर लागू किया जाएगा। जोन 3 में है, जोन 5 में है, जोन 4 में है, वो आपने बताया। तो इससे क्या होगा, क्षति न्यून हो जाएगी, ये बात समझिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्षति। इसको आप चाहें तो एक आंकड़ा भी लिख सकते हैं कि $1 अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, प्री डिजास्टर एक्टिविटीज में, तो वो $7 का रिटर्न देता है आफ्टर डिजास्टर। ये चीज आप चाहें तो वर्ल्ड बैंक ने ये बात बताई है। दूसरा आप क्या बता सकते हैं, यह डिजास्टर रिजाइलेंस बनाने में, डिजास्टर रिजाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत मदद करेगा। डिजास्टर रिजाइलेंस मतलब आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाएगा। तो उस बात को आप बता सकते हैं, आपने प्री असेसमेंट कर लिया। तीसरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, संसाधन कितने हैं, ठीक है, क्षेत्र में, वो आप पता कर लेंगे। भाई रिस्क असेसमेंट आप ये भी देख रहे हैं कि यार इतने युवा लोग हैं, है ना, आप ये भी देख रहे हैं कि यार यहाँ पर NCC के कैडेट हैं, सिविल डिफेंस जो मूवमेंट है उनके कैडेट्स हैं, इन लोग का भी तो यूज आपको पता है, इतनी टॉर्च है हमारे पास, इतनी ये चीजें, तो आपने वो असेसमेंट कर लिया, वो है संसाधनों के अनुरेखण में मदद करेगा। ठीक है, चौथा क्या करेगा, आप ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग डिजास्टर एक्टिविटीज में बहुत ही तीव्रता ला देगा। अगर हमको ये पता है, तो हमें पता है कि हमारे पास सड़कें यहाँ पे हैं, लोकेशन यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, तीव्र गति से
डिजास्टर एक्टिविटी, जो डिजास्टर के दौरान गतिविधियां करनी होंगी वो बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 आप बता सकते हैं कि ये इस तरीके से रिस्क असेसमेंट। 1-2 पॉइंट और दिमाग में आए तो उसको लिख लीजिएगा। मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, वो 15 मिनट 20 मिनट का एक वीडियो मैंने बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उसको देखिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोडक्शन आपने ये बताया, ठीक है, पहला पार्ट ये कंप्लीट किया जो अभी बताया, और जो तीसरा पार्ट है जो इसमें लिखना है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया था वो, हाँ ये हो गया था ना, ये 3 पॉइंट आपको लिख के ऐसे ही बनाइए, सिंपल सा। भाई एग्जाम में आपको 200 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट लिखिए, इतना बड़ा पेज रहता है, भी ये यूपीएससी में इतना ही बड़ा रहता है। लिखिए ड्यूरिंग डिजास्टर, ये यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट यहीं पर बनाइए, यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट बनाइए, यहीं पर एग्जाम्पल देते जाइए, एग्जाम्पल देते जाइए। ये कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट। कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि ये जो डिजास्टर रिस्क, अब देखिए कंक्लूजन क्या लिखना है, यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन लिखिए कि जो डिजास्टर क्या है, रिस्क असेसमेंट है, ठीक है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क में भी इसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और भारत के 2016 का जो एनडीएमपी है उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको दिखती है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं कंप्लीट इसको भी तुरंत। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्राय यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, इस संबंध में आपका क्या मत है, अपने उत्तर का उदाहरणों सहित आधार बताइए। हाँ तो देखिए सिंपल सी बात है, पूछा है आपका क्या मत है, तो आप बोल सकते हैं हाँ भाई नहीं चलते हैं, तो बताइए कि नहीं चलते हैं, तो बताइए कि ट्रम्प की राजनीति बिल्कुल नहीं चलता, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट बता सकते हैं, है ना। एक इंसान चाहे तो बता, हाँ बस बात ये समझिएगा, ऐसे जब प्रश्न आते हैं, पहले मैं ओवरऑल थोड़ा सा प्रश्नों की बात कर लूँ, भटकते नहीं है ना, ये देख लेते हैं। जब ऐसे कोई भी प्रश्न आते हैं ना, जब पूछता है कि आपका क्या मत है भाई, तुम क्या कहना चाहते हो ऐसे प्रश्न में, तो ये बात समझिएगा, कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं, हाँ ये बात सही है, नहीं ये बात सही नहीं है, या फिर कुछ हद तक हाँ कुछ हद तक नहीं। आप क्या मानते हैं आपको ये बताना है, आपकी व्यूज आपको बताने हैं, और उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, तो वही तार्किक लिखना है। अब बोल रहे राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चलते थे, तो आप इंट्रोडक्शन में यही बात बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चलते थे। आजकल देखेंगे कि राजनीति में भ्रष्टाचार, अपराध, धन बल, चाहे तो आप बता सकते हैं कि एडीआर की जो रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 43%, ये समय के साथ ग्राफ बढ़ा है, 1950 में अगर देखें थोड़ा सा, जीरो से तो कभी नहीं शुरू होगा, है ना, ऐसे बना लीजिए ग्राफ, है ना। तो ये बना लीजिए 2004 लिख लीजिए यहाँ पर, और 2019 लिख लीजिए। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 43% वो थे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आए थे, आपराधिक मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज था, और यहाँ पे 30% के आसपास। डाटा एक बार चेक कर लीजिएगा, एडीआर का डाटा है, ठीक है, एडीआर डाटा ऑन, आप ऐसे सर्च मार देंगे पॉलिटिकल जो क्रिमिनलाइजेशन है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो आपको मिल जाएगा, है ना। इंट्रोडक्शन में आप यही बता सकते हैं। तो ऐसा लगता है हम लोग को कि यार राजनीति नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, है ना, ये बात आप चाहे तो इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। अब मैं देखिए, अब ये वही आपके ऊपर है, आप किस तरह से अपने लॉजिक को बता रहे हैं। तो मेरा एक तरीका है, मैं चाहूँ तो एक सीधे मैं हर पॉइंट से आपको डिस्कशन कर दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ नहीं चल सकते, एक तरह मैं ये लिख दे रहा हूँ नहीं चल सकते। तो मैं कह रहा हूँ देख लो, ट्रम्प को देख लो, विदेश नीति में नैतिकता देखने लगेंगे तो क्या होगा भाई, पूरा चीन हमारा लूट ले जाएगा। मतलब आप ऐसे कह सकते ना कि हमने नैतिकता देखी, पंचशील सिद्धांत दिया, राजनीति नैतिकता को साथ लेके चले थे, पंचशील सिद्धांत दिया, हुआ क्या, 1962 का वॉर हुआ क्या, पाकिस्तान के साथ हमने गुजरात सिद्धांत नैतिकता के साथ ये सब यूज किया, हुआ क्या, हमारे साथ कारगिल हुआ। ये चीज़ आप इंट्रोडक्शन मतलब ऐसे ये मेन बॉडी से बता सकते हैं। वर्तमान बता सकते हैं कि देखो नैतिकता राजनीति में बिल्कुल नहीं दिखती है ना। तो इंटरनेशनल व्यूज सारे उठा लीजिए, कह देंगे आप भारत में ही बता सकते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा अपराधीकरण है, ये बता दीजिए कि भाई एकदम नहीं है। चाहे तो आप ये बता सकते हैं कि देखो पेरिस डील से अमेरिका जैसे ये सब देश हट गया, तो कोई नैतिकता तो बची ही नहीं राजनीति में। आप चाहे तो ये पॉइंट्स लिख के बता सकते हैं, आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बताऊं कि नहीं बिल्कुल चल सकता है ना, साथ साथ चल सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, यहाँ पे मैं गांधी जी को बोलूँगा, गांधी जी बेस्ट। गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि राजनीति में अगर नैतिकता नहीं है तो पाप है, नैतिकता के बिना राजनीति एक पाप है। 7 सामाजिक पाप पढ़े ही होंगे आप लोग, तो वहाँ पे 7 सोशल सिन है ना, गांधी जी के इस वर्ड को यूज़ करूँगा और बोलूँगा बिल्कुल पॉसिबल है। और 2-4 एग्जाम्पल अब जब ये दूंगा ना तो भारत में देने लगूंगा कि देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा यूज किया, गांधी जी स्वयं ऐसा यूज करते थे। ठीक है, कुछ ऐसे बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी आप एग्जाम्पल दे सकते कि यार इन्होंने भी ऐसा किया था, है ना। ये भी थोड़ा बहुत इनका मतलब इनको भी सम्मान देना चाहिए। तो इस तरीके से 2-4 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ना कि भाई दोनों साथ में चल सकता है। 2-4 और लोग आप जिनको एग्जाम्पल आपके दिमाग में हो कि यार बहुत अच्छे नैतिक इंसान थे, उनका यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं।
ठीक है। जैसे कोई ऐसा आपको दिमाग में याद आ रहा हो जिसने नैतिकता के उसके लिए इस्तीफा दे दिया हो कि भाई नैतिकता का पालन नहीं हुआ तो उसने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया हो, है ना, वो तरीके आप यहाँ पे एग्जाम्पल में दे सकते हैं। जैसे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता के साथ रखा और आप देखेंगे कि नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए जो एक एक्ट आया था 2006 में, कौन सा आया था, लाभ के पद का एक्ट, उसी समय ये थे, तो लाभ के पद के एक्ट पे इन्होंने वीटो लगा दिया था। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति में नैतिकता के बेस्ट एग्जाम्पल हैं अब्दुल कलाम, है ना, इनको तो सब लोग मानते हैं। तो ये आप 2-4 एग्जाम्पल देके इस बात को भी कोट कर सकते हैं। हालांकि, है ना, पूछा है मैं क्या करता, मैं आंसर में ये नहीं करता, दोनों तरफ नहीं जाता, मैं बैलेंस ही रखता आंसर, है ना, ये मेरा अप्रोच है। और मेरे एथिक्स में नंबर भी अच्छे हैं तो मुझे लगता है मेरा एथिक्स सही है ना। 130 वर्क्स यूपीएससी ने मार्क्स दिए एथिक्स में। तो बोले आपका क्या मत है, उदाहरण सहित आधार बताइए। मैं क्या करता, है ना, आधार बताता। मैं कहता मेरा मत ये है कि यार देखो 2 चीज़ होनी चाहिए। राजनीति एक व्यवहारवादी भी राजनीति होना चाहिए जिसमें एथिक्स का कोई लेना देना नहीं है, व्यवहारवादी, और दूसरी राजनीति नैतिक भी होनी चाहिए। मैं ये लिखता, है ना, मेरा मत ये है कि दोनों होता है और दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अब व्यवहारवादी क्या, तो विदेश नीति में मैं लिखूंगा विदेश नीति में व्यवहारवादी राजनीति की अनिवार्यता है, क्योंकि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर अधिक लोगों का हित हो रहा है, संप्रभुता, एकता, अखंडता अनिवार्य, और यहाँ पर नैतिक वही है जो हमारी राष्ट्र की इन चीज़ों को सुरक्षित रख सके। ये बात मैं बताऊंगा, और बताऊंगा कि जैसे भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है, व्यवहारवादी विदेश नीति अब हो चुकी है। हमने, है ना, यहाँ पे चाहे तो आप मोदी जी का कमेंट भी ले सकते हैं, हमारे हित हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, हमारे हित अब हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये बात मैं बताऊंगा। मैं कहूँगा इंटरनल पॉलिटिक्स में नैतिक होना चाहिए राजनीति, ठीक है है ना। तो मैंने देखिए क्या किया, व्यवहारवादी भी कर दिया, नैतिक भी। अब जैसे जनजातियों का मुद्दा है तो जनजातियों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मैं इन बातों को यहाँ पर लिखूंगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। तो 2 एग्जांपल देके मैं इन चीज़ों को बताऊंगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों पॉसिबल है ना। मैं लिखूंगा कि दोनों पॉसिबल है और दोनों को अलग अलग चीज़ों में देखा जाना चाहिए। इंटरनल पॉलिटिक्स में नैतिकता लाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, तो मैं वो चीज़ें 1-2 उपाय बता के कंक्लूजन दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। इसका मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि यार आप लोग कुछ सोचिए, मॉडल आंसर तो रोज़ दिए ही जा रहे हैं, ठीक है। 28 लगभग 25 डे का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 महीने के अंदर, है ना। तो 25 डे में 50 क्वेश्चन के वो मॉडल आंसर हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। मुझे लगता है 4 वीक हम लोग डिस्कशन करेंगे तो 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए आपके करीब 70-80 टॉपिक्स, और आपने देखा होगा आज का जो डिस्कशन है उसमें कितनी सारे पॉइंट्स निकल के सामने आए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। जो दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो को, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट वीक फिर से आने वाला है, ठीक है, मंडे को फिर से होगा नेक्स्ट डिस्कशन, जो वीक डे 2 होगा, तो उसमें हम इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक जो छोटी सी घोषणा है, खैर वो बाद में फिर से की जाएगी। जो लोग अभी भी यूपीएससी का आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस का करना चाहते हैं, ज्वाइन करिए यार, सृजन कार्यक्रम आप लोग के लिए बेस्ट है, मैं इस बात पे एकदम श्योर हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।